देश में 24 घंटे में मिले कोरोना के 4 लाख से ज्यादा बीमार, 3500 से ज्यादा मरीजों की मौत, एक्टिव केस 32 लाख के पार। दक्षिण के राज्यों का बुरा हाल, यूपी दिल्ली में तांडव जारी। हरियाणा में 24 घंटे में फिर मिले करीब 14,000 कोरोना केस, 98 मरीजों की मौत, 1 लाख के करीब पहुंची एक्टिव केस की संख्या। गुरुग्राम में 4500 और फरीदाबाद में 1500 के करीब नए बीमारों की पुष्टि। गुरुग्राम, फरीदाबाद, सोनीपत समेत प्रदेश के 9 जिलों में लगा है वीकली लॉकडाउन। पंचकुला, रोहतक और करनाल के साथ साथ हिसार में भी साप्ताहिक तालाबंदी, जरूरी सेवाओं को छूट, सख्ती से पालन कराने के निर्देश। अधूरी तैयारी के साथ ही 18 साल की उम्र वालों के टीकाकरण की थी तैयारी। दिल्ली, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश समेत कई राज्यों ने खड़े किए हाथ। हरियाणा में भी वैक्सीन की कमी, प्रदेश में 3 मई से होगा वैक्सीनेशन। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा और मैं हूं आपके साथ प्रियंका राय। रुक करेंगे फटाफट खबरों का। देश भर में ऑक्सीजन, वैक्सीन, बिस्तरों की भारी किल्लत है। दिल्ली में भी ऑक्सीजन की भारी कमी को देखते हुए कमी मिल रही है। कोरोना संकट को दिल्ली हाईकोर्ट में ऑक्सीजन पर सुनवाई होगी। दिल्ली हाईकोर्ट में इस मामले की सुनवाई के दौरान दिल्ली सरकार ने कहा कि सरकार राजधानी में बेडों की संख्या 1.5 लाख तक बढ़ाने जा रही है। हम 15,000 अतिरिक्त बेड लगा रहे हैं, लेकिन हमारे पास इन बेड्स के लिए ऑक्सीजन नहीं है। इस पर दिल्ली हाईकोर्ट ने सवाल उठाया और कहा कि दिल्ली सरकार ने अब तक आर्मी, नेवी और एयरफोर्स की मदद के लिए अब तक रिक्वेस्ट क्यों नहीं की। सुनवाई के दौरान दिल्ली के बत्रा अस्पताल ने हाईकोर्ट से कहा कि हमारे पास केवल 1 घंटे की ऑक्सीजन बची है। अधिवक्ता विराट गुप्ता ने अपनी अपील में कहा कि वे जानते हैं 12 राजनीतिक पार्टियां ऑक्सीजन की ब्लैक मार्केटिंग में लगी हुई हैं। बत्रा अस्पताल ने हाईकोर्ट से कहा, हम हर रोज कुछ घंटे संकट में बिता रहे हैं, ये चक्र खत्म नहीं हो रहा। इस पूरे मुद्दे पर दिल्ली सरकार ने कोर्ट से कहा है कि दिल्ली के ऑक्सीजन टैंकरों को प्राथमिकता नहीं दी जा रही है। इंटरनेशनल मीडिया में कोरोना संकट से बिगड़ते हालात को लेकर सरकार की भूमिका पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया की रिपोर्टों में भारत में मौजूदा कोरोना संकट को लेकर पीएम मोदी, नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार पर सवाल खड़े हुए हैं। इंटरनेशनल मीडिया में सरकार को जिम्मेदार करार दिया जा रहा है। इन रिपोर्ट में कहा गया है कि संभावित कोरोना संकट के बीच चुनावी रैलियां और कुंभ मेले का आयोजन करना गलत फैसला था। सबसे नई रिपोर्ट अमेरिका की टाइम मैगजीन में हाउ मोदी फेल्ड अस शीर्षक से प्रकाशित हुई, जिसे भारतीय पत्रकार राणा आयूब ने लिखा है। लेख में कहा गया है कि भारत में मजबूत सरकार ने चीजों को नजरअंदाज किया। टाइम मैगजीन की रिपोर्ट में कोरोना की दूसरी लहर से निपटने की तैयारियों में कमी के लिए सरकार को जिम्मेदार बताया गया है। रिपोर्ट में कहा गया कि प्रधानमंत्री ने कुंभ में सांकेतिक तरीके से शामिल होने की अपील करने में देर कर दी। हजारों की संख्या में लोगों ने इलाज के अभाव में दम तोड़ दिया, लेकिन देश के बड़े राजनेता चुनावी रैलियों में व्यस्त रहे। टाइम मैगजीन की तरह ही अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स और ब्रिटेन के न्यूज़पेपर द गार्जियन ने भी रिपोर्ट प्रकाशित की। रिपोर्ट में लिखा गया कि जब कोरोना से भारत में तबाही मची हुई थी, उस दौरान मौतों की संख्या को कम बताया जा रहा था। रिपोर्ट में कहा गया है कि शमशान घाट के अधिकारी संक्रमितों की मौतों की वजह से कोरोना बजाय बीमारी बता रहे हैं और सरकार की तरफ से कथित तौर पर आंकड़े घटाकर पेश किए जा रहे हैं। इसी तरह द गार्जियन में प्रकाशित लेख में सामाजिक कार्यकर्ता अरुंधति रॉय लिखती हैं कि हम मानवता के खिलाफ एक अपराध देख रहे हैं। इस लेख में उन्होंने भारत में कोरोना के आंकड़ों की तुलना अहमदाबाद की उस दीवार से की जो अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की गुजरात यात्रा के दौरान तैयार की गई थी। इसी अखबार में पिछले सप्ताह प्रकाशित संपादकीय में कोरोना की दूसरी लहर के लिए सरकार के अति आत्मविश्वास को जिम्मेदार ठहराया गया। दी ऑस्ट्रेलियन में छपे एक लेख में कहा गया है कि कैसे अहंकार, अति राष्ट्रवाद और नौकरशाही की आरोग्यता से भारत में कैसे कोरोना संकट खड़ा कर दिया। इसके बीच भीड़ के बीच रहना पसंद करने वाले प्रधानमंत्री अपने में मस्त रहे और नागरिकों का दम घुटता रहा।
दी ऑस्ट्रेलियन में छपी इस रिपोर्ट को लेकर कैनबरा स्थित भारतीय दूतावास ने कड़ा एतराज भी जताया है। कोरोना हर रोज अपने पिछले रिकॉर्ड तोड़ रहा है। बीते 24 घंटे में देश में 4 लाख से भी ज्यादा नए मामले सामने आए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक देश में 4 लाख से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं, जो अपने आप में बेहद डरावने हैं। इसके अलावा बीते 24 घंटे में 3500 से ज्यादा लोगों की कोरोना के कारण जान भी चली गई। इससे पहले एक दिन की बात करें तो एक दिन पहले देश में कोरोना के 3,86,000 नए मामले आए थे, जबकि 3400 मरीजों की कोरोना के कारण मौत हो गई थी। टीवी और बॉलीवुड एक्टर विक्रमजीत कंवरपाल का कोरोना से निधन हो गया। विक्रमजीत 52 साल के थे। विक्रमजीत कंवरपाल एक एक्टर बनने से पहले आर्मी के अफसर रह चुके थे। उन्होंने आर्मी से रिटायर होने के बाद साल 2003 में अपना एक्टिंग डेब्यू किया था। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और रामपुर से सांसद आजम खान कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। पिछले साल फरवरी से सीतापुर जेल में बंद आजम की शुक्रवार को आरटी-पीसीआर रिपोर्ट पॉजिटिव आई, जिसके बाद जेल के ही अस्पताल में उनका इलाज जारी है। आरजेडी के नेता और बिहार के सिवान के लोकसभा सीट से पूर्व सांसद शहाबुद्दीन का कोरोना से निधन हो गया। शहाबुद्दीन के निधन की खबर को तिहाड़ जेल ने सही बताया है। तिहाड़ के डीजी ने बताया कि कोरोना वायरस से संक्रमित शहाबुद्दीन को 20 अप्रैल के दिन उपचार के लिए दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल में भर्ती कराया गया था। अस्पताल की ओर से शहाबुद्दीन की मौत की सूचना मिली है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने शहाबुद्दीन के निधन पर ट्वीट कर शोक व्यक्त किया है। तेजस्वी यादव ने ट्वीट कर कहा कि पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन का कोरोना संक्रमण के कारण असमय निधन की दुखद खबर पीड़ादायक है। कोरोना के ज्यादातर मरीज हल्के लक्षण वाले हैं, जो होम आइसोलेशन में आसानी से ठीक हो रहे हैं। कुछ लोगों में कोरोना के लक्षण लंबे समय तक रह जाते हैं और इन लोगों में कोरोना से ठीक होने के बाद भी मौत का खतरा ज्यादा होता है। ये बात ब्रिटिश पत्रिका नेचर में छपी स्टडी में कही गई है। महाराष्ट्र में हालात सबसे ज्यादा खराब है। महाराष्ट्र में 24 घंटे में 62,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं, जबकि 828 मरीजों ने दम तोड़ दिया है। 69,000 से ज्यादा मरीज रिकवर हुए हैं। कोरोना ने दक्षिण भारत के राज्यों की स्थिति खराब कर दी। कर्नाटक की बात करें तो यहां 24 घंटे में 48,000 कोरोना मरीज मिले हैं। केरल में 37,000 से ज्यादा बीमारों की पुष्टि हुई है। केरल में हर रोज कोरोना के केस बढ़ रहे हैं। तमिलनाडु में कोरोना के 18,000 से ज्यादा बीमार मिले, जबकि आंध्र प्रदेश में भी 17,000 से ज्यादा मरीजों की पुष्टि हुई। पश्चिम बंगाल में चुनाव खत्म होने के बाद वहां तेजी से कोरोना बढ़ रहा है। पहली बार पश्चिम बंगाल में 17,000 कोरोना केस मिले, जबकि 96 लोगों की मौत हो गई। राज्य सरकार ने आंशिक रूप से लॉकडाउन की घोषणा की है। लोगों को बाहर न निकलने की सलाह दी गई है। उत्तर भारत के राज्यों में राजस्थान की स्थिति भी बिगड़ती जा रही है। 24 घंटे में राजस्थान में 17,000 से ज्यादा कोरोना केस मिले। देश में 11 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जहां हर रोज 500 से कम कोरोना केस आ रहे हैं। इसमें त्रिपुरा, मणिपुर, अरुणाचल और लद्दाख जैसे जगह शामिल हैं। यूपी में लगातार कोरोना के केस बढ़ रहे हैं। पिछले 24 घंटे में फिर 34,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए। राज्य में हर रोज तेजी से कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ रही है। 24 घंटे में 332 मरीजों की मौत हुई। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के सभी शैक्षणिक संस्थानों को अब 10 मई तक बंद रखने का आदेश दिया है। मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा जारी निर्देश के अनुसार कक्षा 1 से 12 तक के सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूल तथा कोविड संस्थान 10 मई तक बंद रहेंगे। लॉकडाउन के बावजूद दिल्ली में हर रोज बड़ी संख्या में कोरोना के मरीज मिल रहे हैं। राजधानी में बीते 24 घंटे में कोरोना के 27,000 नए केस सामने आए। इसके अलावा 375 मरीजों की मौत हो गई। देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना का ऐसा हाहाकार है कि हर बीतने दिन के साथ स्थिति बद से बदतर बनती जा रही है। 1 अप्रैल से लेकर 15 अप्रैल तक दिल्ली में कोरोना वायरस की वजह से 625 लोगों की मौत हुई। दिल्ली में 16 अप्रैल से 30 अप्रैल तक जारी हुए सरकारी आंकड़ों के मुताबिक दिल्ली में 4,486 लोगों की पिछले 15 दिनों में कोरोना से मौत हुई है। हरियाणा में 24 घंटे में फिर मिले करीब 14,000 कोरोना केस, 98 मरीजों की मौत, 1 लाख के करीब पहुंची एक्टिव केस की संख्या। गुरुग्राम में 4500 और फरीदाबाद में 1500 के करीब नए बीमारों की पुष्टि। ये दोनों ही राज्य हरियाणा में सबसे ज्यादा प्रभावित।
गुरुग्राम, फरीदाबाद, सोनीपत समेत प्रदेश के 9 जिलों में लग गया है वीकली लॉकडाउन। पंचकुला, रोहतक और करनाल के साथ साथ हिसार में भी साप्ताहिक तालाबंदी। वीकली लॉकडाउन के दौरान जरूरी सेवाओं को रहेगी छूट। सरकार ने जिला प्रशासन को सख्ती से पालन कराने के दिए निर्देश। देश में आज से वैक्सीनेशन का तीसरा चरण शुरू हो गया है। आज से 18 से 45 उम्र के लोगों को भी टीका लगाया जा सकेगा, लेकिन दुर्भाग्य से कई बड़े राज्यों में वैक्सीन की भारी शॉर्टेज है। वैक्सीन की कमी के चलते राज्यों ने 1 मई से शुरू हो रहे वैक्सीनेशन प्रोग्राम को शुरू करने में असमर्थता जताई है या आंशिक रूप से ही वैक्सीनेशन शुरू किया गया। महाराष्ट्र, गोवा, यूपी, राजस्थान, गुजरात, आंध्र प्रदेश राज्यों में वैक्सीन का भारी टोटा है। भले ही टीकाकरण का तीसरा चरण शुरू कर दिया गया है, लेकिन राज्यों को इसे सही तरीके से शुरू करने में वक्त लगेगा। हरियाणा में भी 18 साल से ऊपर वालों का टीकाकरण शुरू नहीं हो पाया। वैक्सीन की कमी के चलते टीकाकरण नहीं हो पा रहा है। स्वास्थ्य अधिकारियों ने बताया कि जल्द ही वैक्सीन की खेप पहुंची और सब कुछ ठीक रहा तो 3 मई से 18 साल की उम्र से ज्यादा वालों का टीकाकरण किया जाएगा। कोरोना के मद्देनजर यूपी में पंचायत चुनाव की मतगणना रोकने की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी पंचायत चुनाव की मतगणना कराने की इजाजत दे दी है, लेकिन जीत के बाद जश्न पर रोक लगा दी। स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि अगर कोई वीआईपी हॉस्पिटल पहुंचता है तो भी मरीजों के इलाज में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि मरीजों की सुविधाएं उपलब्ध करवाना सबकी प्राथमिकता होनी चाहिए। वीआईपी मूवमेंट के दौरान ना हो लापरवाही। महम में साई सेंटर को कोविड सेंटर बनाया गया। कोविड सेंटर में 50 बेड होंगे, जिसमें 30 पुरुषों के लिए और 20 महिलाओं के लिए होंगे। राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा ने बताया कि कोविड सेंटर में ऑक्सीजन, बिजली, पानी, खाने पीने तक की प्रबंध होगी। जांगड़ा ने कहा कि ऑक्सीजन की कमी नहीं रहेगी। उन्होंने बताया कि महम के तमाम अधिकारियों और समाज सेवी लोगों के साथ मीटिंग की गई, जिसमें देशव्यापी आपदा से लेकर सब मिलकर लड़ेंगे। वहीं सेंटर के साथ लगती किसान हवेली में पेशेंट के साथ आने वाले लोग रह सकेंगे। कोरोना महामारी को लेकर हरियाणा कांग्रेस भी लोगों की मदद में जुटी है। प्रदेश कांग्रेस की तरफ से एक कमेटी का गठन किया गया, जिसका नाम है कोविड रिलीफ कमेटी। हर कमेटी की पार्टी प्रदेश प्रभारी विवेक बंसल ने मीटिंग ली। इस मीटिंग में कुमारी सैलजा भी मौजूद रहीं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक का आयोजन हुआ। शूटर दादी के नाम से मशहूर चंद्रू तोमर का कोरोना से निधन हो गया। बागपत की रहने वाली शूटर दादी ने मेरठ के मेडिकल कॉलेज में अंतिम सांस ली। शूटर दादी की जीवनी पर फिल्म भी बनाई गई थी। इनेलो सुप्रीमो ओपी चौटाला ने कहा कि कोरोना महामारी के दौरान ऑक्सीजन और दवाइयों की कालाबाजारी सरकार की विफलता। ओपी चौटाला ने कोरोना महामारी से लोगों को बचाने के लिए 100 बेड का जननायक चौधरी देवी लाल अस्पताल हरियाणा सरकार को सौंपा। प्रदेश के लोगों से डॉक्टर्स द्वारा दिए गए परामर्श के अनुसार चलने और इस भयंकर आपदा में मानवता का परिचय देते हुए एक दूसरे का सहयोग करने की अपील की। संस्था हेल्पलाइन जरिए जिले में कोरोना मरीजों के लिए बेड उपलब्ध कराएगा। ऑक्सीजन सिलेंडर रिफिल, जांच केंद्र, दवाइयों की उपलब्धता आदि के बारे में भी जानकारी देगी। यमुनानगर में एमपी कमलदीप गोयल ने शहर के सभी नाकों और मुख्य पॉइंट्स पर नाइट कर्फ्यू का निरीक्षण किया और रात के समय निकल रहे वाहन चालकों से पूछताछ की। एसपी ने कहा कि पुलिस ने जगह जगह पर नाके लगाए हैं। कोई बेवजह बाहर घूमेगा तो उसे किसी कीमत पर नहीं बख्शा जाएगा। इसके लिए सभी पुलिस अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए हैं। एसपी ने जनता से अपील की कि नियमों का पालन करें। जैसे पहले जनता ने सहयोग किया था, वैसे ही अब भी करें। मिलकर कोरोना को हराएंगे। लगातार बढ़ते कोरोना के मामलों को लेकर रादौर में प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट दिखाई दे रहा है। इसी कड़ी में जिला पुलिस अधीक्षक ने अधिकारियों संग शहर में फ्लैग मार्च निकाला। फ्लैग मार्च के दौरान दुकानदारों को नियमों के बारे में बताया गया और दुकानदारों पर ज्यादा भीड़ इकट्ठा न होने देने की हिदायत दी गई। पुलिस अधीक्षक ने मुख्य बाजार सहित मंडी रोड का भी फ्लैग मार्च कर निरीक्षण किया। एसपी ने बताया कि फ्लैग मार्च के दौरान दुकानदारों को संदेश दिया गया कि नियमों की पालना नहीं करने पर कार्रवाई की जाएगी। भिवानी में पुलिस प्रशासन के अधिकारियों ने शहर का दौरा किया और लोगों से घरों से बाहर न निकलने की अपील की। भिवानी के सेक्टर 13 और विद्यानगर को कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है। पुलिस अधिकारियों ने कंटेनमेंट जोन में हालात का जायजा लिया। नारनौल में कोरोना महामारी को लेकर एक जागरूकता अभियान चलाकर लोगों को जागरूक किया गया और कहा गया कि सभी नागरिक धारा 144 का पालन करें।
उन्होंने लोगों को शारीरिक दूरी रखने और मास्क के प्रयोग के साथ ही भीड़ वाले स्थानों से बचने की जरूरत, साथ ही खाना खाने के समय पहले और समय समय पर अपने हाथों को जरूर साबुन से धोने का आग्रह किया। सरकार द्वारा जो गाइडलाइंस दी गई है उसका पालन करें और जरूरत के अनुसार ही घर से बाहर निकले व सरकार द्वारा जो वैक्सीन लगाई जा रही है उसे जरूर लगवाएं। यदि कोई कोरोना महामारी को लेकर झूठी अफवाह फैलाई जा रही है तो उसकी सूचना पुलिस को दें। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाने का काम शुरू कर दिया गया है। हुडा सेक्टर सहित क्षेत्र में अलग अलग जगहों पर संक्रमण के प्रभाव वाले क्षेत्रों में कंटेनमेंट जोन बनाए गए। सभी जोन में अनावश्यक गतिविधियों पर रोक लगा दी गई है। एसडीएम जयवीर यादव ने हुड्डा में बने कंटेनमेंट जोन का निरीक्षण किया और घरों से बाहर निकल रहे लोगों को बेवजह बाहर आने से रोका गया। माइक्रो कंटेनमेंट जोन के लिए बाकायदा कंट्रोल रूम भी स्थापित किए गए हैं। जारी नंबरों पर कंटेनमेंट जोन में रहने वाले लोग जरूरी सामान के लिए बता सकते हैं, जिसके बाद सामान घरों तक पहुंचाया जाएगा। गुरुग्राम में कंटेनमेंट जोन की संख्या लगातार बढ़ाई जा रही है। जिला प्रशासन ने 70 से ज्यादा रिहायशी कॉलोनियों को कंटेनमेंट जोन में तब्दील किया है। कोरोना महामारी से उत्पन्न हुई स्थितियों के चलते भारत को अपनी 16 साल पुरानी नीति को बदलना पड़ रहा है। कोरोना संकट के कारण ऑक्सीजन और स्वास्थ्य ढांचा चरमराने के बाद भारत ने विदेशों से उपहार, दान और मदद स्वीकार करना शुरू कर दिया है। बाहरी देशों से मदद लेने के मामले में कई और बदलाव किए गए हैं। भारत को अब चीन से ऑक्सीजन संबंधित उपकरणों और जीवन रक्षक दवाओं की खरीद में कोई वैचारिक समस्या नहीं है। बताया जा रहा है कि पाकिस्तान से मदद लेने को लेकर भी नई दिल्ली अभी मानसिक रूप से तैयार नहीं है। हालांकि माना जा रहा है कि भारत पाकिस्तान से मदद स्वीकार करने वाला नहीं है। इसके अलावा राज्य सरकारें विदेशी एजेंसियों से जीवन रक्षक उपकरणों और दवाओं की खरीद के लिए भी स्वतंत्र हैं और केंद्र सरकार रास्ते में नहीं आएगी। मोदी सरकार का ये कदम सालों पुरानी उस नीति के उलट है जिसके तहत भारत अपनी आत्मनिर्भरता और स्वयं की उभरती हुई शक्ति वाली छवि पर जोर देता रहा। ये पिछले 16 वर्षों की नीति से एक उल्लेखनीय बदलाव है, क्योंकि मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार ने विदेशी स्रोतों से मदद नहीं लेने का फैसला किया था। संसद के सेंटर विस्टा प्रोजेक्ट को लेकर कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने मोदी सरकार पर निशाना साधा। सुरजेवाला ने कहा कि मोदी के लिए लोगों की जान से ज्यादा संसद की इमारत जरूरी है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कोरोना संक्रमित हो गए हैं। सीएम गहलोत ने खुद ट्वीट कर संक्रमित होने की जानकारी दी। हालांकि उन्हें कोई भी लक्षण नहीं है। हाल ही में गहलोत की पत्नी भी संक्रमित हुई हैं। इंद्री पुलिस पर गंभीर आरोप लगे हैं। दरअसल बीबीपुर ब्राह्मण गांव में रहने वाला कमल नाम का युवक 23 मार्च से लापता था। 26 मार्च को उसका शव पेड़ से लटका हुआ मिला। इस मामले में पीड़ित पक्ष ने हत्या का शक जताते हुए पुलिस को शिकायत की थी। 1 महीने के बाद जब पुलिस ने कोई काम नहीं किया तो मृतक की पत्नी अपने मायके और ससुराल वालों के साथ थाने पहुंच गई। आरोप है कि जिन लोगों पर शक जताया गया है पुलिस ने उनसे पूछताछ तक नहीं की और जब पीड़ित पक्ष ने दबाव बनाने की कोशिश की तो उनके साथ मारपीट की गई। इस पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मामले में विधायक ने कार्रवाई का आश्वासन दिया है। करनाल हाईवे पर तरावड़ी के पास 18 अप्रैल को बोरे में एक लाश मिली थी। इस मामले में पुलिस को सफलता मिली है। जिस युवक की लाश मिली थी उसका नाम निक्की था, जो कि दिल्ली का रहने वाला था। निक्की की दिल्ली में हत्या की गई थी और फिर उसे करनाल में फेंका गया था। नेशनल हाईवे पर तरावड़ी पुलिस को बोरे में बंधा हुआ एक शव मिला था। जांच में सामने आया है कि मामला प्रेम प्रसंग का है। निक्की अपने फ्रेंड से मिलने उसके घर पहुंचा था। इस दौरान लड़की के घर वालों ने उसे देख लिया और उसके घर में ही हत्या कर दी। पुलिस ने लड़की के पिता और उसके चाचा के साथ साथ 2 नौकरों को गिरफ्तार किया है। कैथल के गोला चिका में लोगों को साफ पानी नसीब नहीं हो रहा है। वार्ड के लोगों का कहना है कि पिछले 3 महीने से पानी की समस्या आ रही है, लेकिन विभाग के अधिकारी उनकी शिकायत सुनने को तैयार नहीं। लोगों ने परेशान होकर प्रदर्शन किया। लोगों ने कहा कि अगर जल्द उनकी समस्या का समाधान नहीं हुआ तो अनिश्चितकालीन प्रदर्शन किया जाएगा। फरीदाबाद के एसडीएम नगर में 2 मंजिला मकान में इन्वर्टर की बैटरी फट गई। बैटरी फटने की वजह से आग लगी और मकान में दरारें पड़ गई। किसी की जान की हानि नहीं हुई। पीएनबी घोटाले के मुख्य आरोपी और भगोड़े हीरा कारोबारी नीरव मोदी ने अब ब्रिटेन के हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। प्रत्यर्पण रोकने के लिए उसने हाईकोर्ट से गुहार लगाई है। नीरव मोदी ने लंदन की निचली अदालत के फैसले को ब्रिटेन के हाईकोर्ट में चुनौती देने की मांग की है।
सिख धर्म के गुरु तेग बहादुर का 400वां प्रकाश पर्व धूमधाम से मना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट कर गुरु तेग बहादुर को नमन किया। पीएम मोदी शीशगंज गुरुद्वारा भी पहुंचे और प्रार्थना में शामिल हुए। पीएम जब शीशगंज गुरुद्वारा पहुंचे तब सुरक्षा के तगड़े प्रबंध किए गए थे। पीएम ने ट्वीट कर भी तेग बहादुर को नमन किया। राष्ट्रीय मजदूर दिवस के मौके पर राहुल गांधी ने ट्वीट किया है। उन्होंने ट्वीट कर लिखा, राष्ट्र मजदूरों का कर्जदार है और हमेशा रहेगा।